अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होगा। इस वक्त मैं कहानी मसीहा की 27वीं किस्त लेकर हाजिर हूँ। तवज्जो फरमाएं। आपने 26वीं किस्त के आखिर में सुना था कि ड्राइवर अब्दुल रशीद, जो एक नहायत शरीफ, महज़ब और नर्म दिल इंसान था, वो महताब खान व कुमुदनी सिन्हा के दरमियान पैदा होने वाले ताल्लुकात से बेहद मुतासिर हुआ था और ये जानने के लिए बेताब हो उठा था कि उनके ये ताल्लुकात कब और कैसे पैदा हुए, क्योंकि उसे हैरत इस बात की हो रही थी कि 10 साल की उम्र में बाबू अगवा हुए थे, जिसमें रहज़नों के साथ मुदाखलत करने के सबब रशीद को गोली भी लगी थी। चुनांचे कमो बेश वो 13 बरसों तक जंगल और कोहिस्तानी इलाके में कैद रहे और जब खुद करदा आज़ादी मिली तो सिर्फ 9 महीने उन्हें आए हुआ, बल्कि 9वां महीना ये नवंबर भी पूरा नहीं हुआ है। फिर दोनों के दरमियान कौन सा मुजज़ा पेश आया कि एक दूसरे के इतने करीब आ गए। बहसूरत रशीद ने मामी जी को बाबू का हवाला देकर ही उस हकीकत को जानने की कोशिश की थी, लिहाजा दिलशाद बानो ने भी उसे सब कुछ बितफसील बता दिया था और उस रुदात को सुनकर रशीद काफ़ी इमोशनल हो गया था। लिहाजा कुछ देर के लिए वो खुद में गुम होकर रह गया था। तब ऐसे में दिलशाद बानो ने कुमुदनी के घर फ़ोन करके महताब को रशीद के आमद की खबर दी थी। अब आगे सुनिए कि इत्तला मिलने के 1 घंटा के अंदर ही साइकिल सवार महताब खान कंपाउंड में दाखिल हुआ। उसका वफ़ादार मुलाजिम गणेश सामने खड़ा था। उसने सलाम करके फ़ौरन साइकिल थाम लिया तो महताब ने पूछा, काका आपने नाश्ता किया? गणेश प्यार से मुस्कुराकर अपने मालिक के चेहरे पर अपनी निगाहें गारते हुए बोला, जी छोटे मालिक, नाश्ता कराकर ही मालकन मुझे बाबू लोगों के लिए नाश्ता लेकर स्टोर पर भेजती हैं। अरे वाह, बहुत खूब। उधर महताब की आवाज़ सुनकर हॉल के अंदर सभी लोग अलर्ट हो चुके थे। उसी आसना महताब खान हंसते हुए और ये कहता हुआ कमरे की जानिब बढ़ा के, पता नहीं मेरे रशीद भैया को रात भर नींद आई भी या नहीं। मामी जान ने कहा है ये 8 बजे ही आधम के। अपने अल्फाज के साथ ही वो हॉल में दाखिल हुआ तो रशीद फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया। महताब मज़ीद बोला, आप खड़े क्यों हो गए रशीद भैया, बैठिए, अब तो आप हमारे ख़ानदान के एक ख़ास रुकन हैं। महताब खान के बड़े भाई यानी महताब खान के बड़े भाई एक तवील सांस लेकर उसने पूछा, घर में सब लोग बखैर हैं ना? रशीद जवाबन बादब नर्म लहजे में बोला, जी बाबू, सभी लोग बखैर हैं और अब्बा अम्मा बीवी बच्चे सभी आपको देखने के लिए बेकरार हैं। महताब ने देखा रशीद रुख बदलकर अपनी आंखें पोंछने लगा था। महताब खान उसकी कैफियत को महसूस करके छत को घूरते हुए नहायत संजीदा लहजे में बोला, आप बहुत खुश नसीब हैं रशीद भैया कि आपके वालिदैन का साया आपके सर मौजूद है। बखुदा बेहद खुशी हुई। समीदुल निसा, दिलशाद बानो, रशीद और करीब ही ज़मीन पर पसर कर बैठे गणेश माझी को लगा कि उसकी आवाज़ काफ़ी दूर से आई हो, जो दर्द व कसक से भरी थी। लिहाजा सबों का दिल जैसे लरज़ उठा था। सबों ने यह भी महसूस किया कि चाहे जितना कुछ कर लिया जाए, मगर अपने वालिदैन की शफ़क़त और ममता का दूसरा कोई बदल नहीं हो सकता। अगर बाप शफ़ीक और माँ ममता की जीती जागती तस्वीर हो तब। माफ़ फरमाएंगे, ये जुमला मैंने मसलहतन इस्तेमाल किया है, जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। बहरहाल दूसरे ही लम्हे महताब खान संभल कर मजीद बोला, रशीद भैया, मुझे गुमान होता है कि आपका दिल भी बेहद नाजुक है। आप फ़ौरन इमोशनल हो जाते हैं। अपने अंदर तक़वियत पैदा करने की कोशिश करें। ज़िंदगी मुख्तलिफ़ हालात से दोचार होती रहती हैं, कई पेचीदा और नाजुक मोड़ से भी गुज़रती है, लिहाजा उसे सहने की हिम्मत पैदा करें। वैसे आपके घर वाले मुझसे मिलना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनकी खिदमत में हाज़िर होने की कोशिश करूँगा, आप इत्मीनान रखें। फिर उसने करीब ही सामने खड़ी समीदुल निसा से कहा, समीदुल बुआ, रशीद भैया को नाश्ता? दिलशाद बानो फ़ौरन बात काट कर बोली, नहीं बेटा, रशीद ने कहा नाश्ता करके आया हूँ, सिर्फ चाय पी है इसने। महताब हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, तो एक बार
फिर चाय हो जाए मैं भी पी लूँगा, क्योंकि वहाँ से जल्दी जल्दी में चला आया हूँ। वैसे महारानी जी खुद तो चाय में कोई ख़ास दिलचस्पी रखती नहीं है, बस तरह तरह की चीज़ें बना बना कर मुझे ज़बरदस्ती ठुसाने की कोशिशों में लगी रहती है। उसकी बातें सुनकर समीदुल दिलशाद गणेश किसी हद तक हंस पड़े तो रशीद भी रुख बदलकर मुस्कुरा पड़ा था। समीदुल निसा फ़ौरन किचन की जानिब बढ़ने लगी तो महताब जो अब तक खड़ा था और उसकी वजह से दिलशाद बानो व रशीद भी खड़े थे, उसके सोफ़े पर बैठते ही सभी आहिस्तगी से बैठ गए। लम्हा भर के लिए ख्यालों में भटकते हुए वो यकायक रशीद से मुखातिब हुआ। रशीद भैया, बम्बई में आपको माहाना तनख्वाह क्या मिलता है? जी 6,000 मिलता है बाबू, और 2 वक्त खाना। बहुत खूब, अब आपको बम्बई जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं एक जनरल स्टोर कायम कर रहा हूँ। ज़रूरतन आप ड्राइविंग भी करेंगे और ख़ाली वक्त में स्टोर पर काम भी करेंगे। सुबह नाश्ता और दोपहर का खाना हमारे साथ घर की खाएंगे। रात में दुकान बंद होने पर रोज़ाना आपको अपने घर चले जाना है। फ़िलहाल हर माह आपको 9,000 रुपये दी जाएगी। समझें, आपकी ड्यूटी आज से ही शुरू हो चुकी है। अभी आप एजेंसी से नई राजदूत मोटरसाइकिल ख़रीद लें जो 6,500 की आएगी। महताब की बातें सुनकर रशीद की सांसें फूल उठीं। वो अपनी खुशियों को दबाते हुए बोला, बहुत मेहरबानी है बाबू आपकी। महताब खान हंसने लगा। अरे नहीं रशीद भैया, ऐसा नहीं कहते। दरअसल आप 13 वर्षों बाद गुज़श्ता सब मुझसे मिलने आए तो बखुदा मैंने महसूस किया कि मुझको चाहने वाले नए पुराने लोगों में सिर्फ आपकी ही कमी थी, जो अब पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब मैं ख़ुद को पहले से ज़्यादा पुरसकून पा रहा हूँ। उसी आसना समीदुल निसा चाय लेकर आ गई और सभी लोग चाय पीने लगे। गर्म चाय की चुस्की लेकर महताब ने एक बारगी मुस्कुरा कर कहा, रात जब मैं दोबारा कुमोद के पास पहुंचा तो चंद लम्हों तक इधर उधर की बातें करते हुए वो बोली, बाबू मुझे लगता है कि रशीद भैया के दिल में आपके लिए बहुत बड़ी जगह है, जो आपकी मोहब्बत, इज़्ज़त और फर्मा बरदारी से रोशन है। ऐसे में उनके भी आप पर कुछ हकूक़ बनते हैं। मैं उनके घर ख़ानदान की तफसील तो नहीं जानती, लेकिन इतना समझ में आता है कि वो दूर दराज बम्बई शहर जाकर वो अगर किसी की गाड़ी चलाते हैं तो एक ड्राइवर की जो तनख्वाह है उससे भी मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। लिहाजा समझ में आता है कि वो एक गरीब इंसान हैं। इसलिए सोचती हूँ कि अगर वो आपके पास रहेंगे तो यकीनन पुरसकून हो जाएंगे। रफ्ता रफ्ता रशीद की आंखें भर आईं। उसने फ़ौरन सर झुका लिया तो महताब ने मज़ीद कहा, दरअसल ये लड़की गज़ब की दूरदर्श निगाह रखती है रशीद भैया। लोगों के चेहरे से ही उसके हालात पढ़ लेती है। बहरसूरत जवाबन मैंने हंसते हुए उसे कहा था कि आपकी पैरवी के बगैर भी रशीद भैया चूँकि हमारे हैं तो अब हमारे साथ ही रहेंगे, आप फ़िक्र मत कीजिए। अपनी बातें ख़त्म करके महताब ने एक सिगरेट जला लिया और दिलशाद बानो की जानिब प्यार से देखते हुए बोला, मामी जान, रशीद भैया को 1 माह की पेशगी तनख्वाह 9,000 रुपये सेफ से ला कर दे दीजिए और डायरी में इनका नाम दर्ज कर दीजिएगा। ये अपने लिए मोटरसाइकिल भी ले लेंगे और बाकी के पैसे घर में। वो अपना जुमला अधूरा छोड़कर सिगरेट के कश लेने लगा तो दिलशाद बानो फुर्ती से उठकर मुल्हिक कमरे की जानिब बढ़ गए। दूसरे लम्हे वो वापस आकर रशीद को 9,000 रुपये दिए। उसी आसना फ़ोन की घंटी बज उठी। दिलशाद बानो ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, सलाम अलैकुम दुल्हन। वो कलीम अहमद थे। जी वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं? कलीम अहमद बोले, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारी बहन, आप लोग ठीक हैं ना? जी भाईजान, लाडले भांजे ने नसीब बदल दी है। बहुत खूब, इसका मुकम्मल एहसास है हमें। शुक्रिया। बाबू से बातें करेंगे क्या? जी जी, वहाँ पर मौजूद हैं क्या? जी हैं ना, कलीम अहमद ने कहा। ज़हे नसीब। उसी पल महताब की आवाज़ मिली, सलाम अलैकुम मामू जान। जी हैं, खुश रहें बेटे, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने शकूर भाई की मार्फत 10,000 रुपये। महताब उनकी बात काट कर बोला, जी जी, एतवार को हम लोग आ रहे हैं ना, लिहाजा आप लंबे अखराजात में पड़ने वाले हैं। कलीम अहमद हंस पड़े। बेटा, फिर भी आपका ताबून उम्मीद से ज़्यादा है, जिसका मुझे कोई हक़ भी हासिल नहीं था, क्योंकि बेटी तो मेरी है ना बाबू। लेकिन मेरी बहन भी तो है ना मामू जान,
इसे क्यों भूल रहे हैं आप? आह खुदाया, यकीनन मेरे फरिश्ते रहमत। माता जवाबन बोला, आपके साथ कोई परेशानी हो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा। शुक्रिया बेटे, अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। माताब ने सुना कली मोहम्मद की जानिब से लफ्ज़ आमीन कहने की निस्वानी आवाज़ें आईं। वो उनकी बीवी और बेटी नाजिया की आवाज़ें थीं। राब्ता मुनक़ता हुआ तो माताब खान रिसीवर क्रेडिल पर रख कर कुछ सोचने लगा। तभी उसकी मामी ने उसे चौंका दिया। उसने प्यार से पूछा, आपने उन्हें कोई ताबुन वगैरह अरसाल किया है क्या बेटे? माताब ने चौंक कर निगाहें चुराते हुए कहा, आप परेशान न हो मामी जान, ये हमारी आपस की बातें हैं। गोया माताब ने इनकार भी नहीं किया और इकरार भी नहीं। ताहम दिलशाद बानो समझ चुकी थी कि उनका भांजा जब गैरों से मुंह नहीं मोड़ता है तो ऐसे में अपने होने वाले रिश्तेदारों का ध्यान न रखे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बहरसूरत दिलशाद बानो ने खुद भी काफ़ी सुकून महसूस किया था। उसी असना रशीद ने कहा, बाबू अब मैं चलूं क्या? माताब ने फ़ौरन घड़ी देखा, 10:30 बजे हैं। मुमकिन है एजेंसी खुल चुकी होगी, फिर भी 11 बजे निकलिए और वापसी में ज़रा मेरी बहन और सूरज बाबू की खैर वाफियत का पता करके आइएगा, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से उधर जा भी नहीं सका हूँ। खाना हम यहाँ एक साथ खाएंगे। और हाँ मामी जान, कुमोद रानी का एक मशवरा है, मुमकिन है आपको पसंद आए। उसने मुझे गुज़श्ता सब कहा कि मंगनी के लिए जो मिठाइयाँ बनेंगी उसे घर पर न बनवा कर अपनी पसंद के मुताबिक वहाँ मौजूद दिगर मिठाई वाले की दुकान पर ही बनवा लूँ। दिलशाद बानो हौले से मुस्कुरा कर बोली, बहुत बेहतर मशवरा दिया है रानी बिटिया ने। मुझे भी पसंद नहीं था कि घर पर झमेला खड़ा किया जाए, लेकिन आपको नहीं बोल पाई। माता फ़ौरन बोला, रशीद भैया, माँ और बीवी में यही फ़र्क होता है। माँ अपने बेटा की मर्ज़ी के सामने खासकर उसका दिल रखने की गरज से दब्बू बनकर रह जाती है और बीवी निडर। आप जो कुछ भी करना चाहेंगे बीवी उस मामले में अपनी टांग ज़रूर घुसेड़ेगी। महताब का जुमला पूरा होते होते सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े और महताब खान के प्यारे से गणेश काका तो कहे लगाकर इस तरह हंसे जैसे अब वो दोबारा कभी हंसेंगे ही नहीं। तब महताब ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ऐसे में अक्सर होता यह है कि उनकी टांगें काम कर जाती हैं और नुकसान माँ का हो जाता है। अपनी वाहवाही में मैडम जी खुद को अक्लमंद ही नहीं अक्ल बहर समझने लग जाती हैं और माँ बेचारी उनके सामने बौनी बन जाती है। समीदुल निसा फ़ौरन तायीद करते हुए बोली, बाबू की बातें 100% सही है मामी। अच्छा रहने दो, जब मेरी बहुएं आएंगी ना, मैं दब्बू और बौनी बनकर ही रहूँगी। माताब ने मुस्कुराकर मामी को एक नज़र देखा, फिर रशीद से मुखातिब हो गया, माफ़ कीजिए रशीद भैया, इधर कुछ दिनों से मैं भी ख्वाबों की दुनिया में भटक जाता हूँ। कबल अज़ वक्त कुमोद से अपने रिश्ते की खुशफहमी में पढ़कर भूल जाता हूँ कि मैं हमेशा से नसीब का छोटा रहा हूँ। क्या पता ये मुमकिन भी हो पाएगा या नहीं। माताब की इन बातों से एक बार फिर लोगों के दिलो दिमाग को झटका लगा था। फिर भी दिलशाद बानो जल्दी से बोली, बुरी बात है बेटे, ऐसा मत सोचिए, ये खुशफहमी नहीं हकीकत है जिस हकीकत के आप दोनों मुस्तहक़ हैं। अचानक रशीद बोला, यकीनन मामी जी, अल्लाह 100% ऐसा ही करेगा, आमीन। चुनांचे थोड़ी देर के लिए माहौल खामोश हो गया था कि रामलाल ने सूसा छोड़ा, मालिक बाबू, घोड़ा तूफान के पाँव पटकने की आवाज़ सुनते हैं कि नहीं? अरे हाँ काका, कई बार खटपट की आवाज़ सुनी है मैंने। गणेश बोला, असल में हफ्तों से सरकार ने उसकी सवारी नहीं की है ना, इसलिए पाँव अकड़ रहा होगा। अच्छा, इसीलिए ज़मीन पर पाँव पटक रहे हैं मियाँ तूफ़ान। गणेश धीरे से हंसा, जी मालिक, 1 मील दौड़ा दीजिएगा ना तो अकड़ा टूट जाएगा। हालांकि सुबह शाम दोनों वक्त मालिश करता ही रहता हूँ। जी मालूम है मुझे, तो अब देर क्यों, तैयार कीजिए उन्हें। गणेश फुर्ती से बाहर चला गया तो महताब ने कहा, रशीद भैया आप भी जाइए, मोटरसाइकिल ख़रीद लीजिए। और हाँ मामी जान, मैं यशोदा भवन तक तूफ़ान को दौड़ा कर आता हूँ। ठीक है बेटा, दिलशाद बानो ने जवाबन कहा। उसी आशना घोड़ा हिनाया तो गणेश ने आवाज़ लगाई, मालिक बाबू, तूफ़ान सिंह बुला रहे हैं। रशीद महताब खान को देख कर मुस्कुरा रहा था। बहरहाल वो बाहर निकला तो रशीद, दिलशाद बानो व
निशान सभी कंपाउंड में चले आए। महताब ने गणेश के हाथ से चाबुक लिया और घोड़े पर छलांग लगा दी। घोड़ा कंपाउंड से बाहर निकला तो सभी लोग भी उसके ताक़ुब में बाहर निकल आए। महताब ने ज़रा सी हरकत दी और तूफान अपनी पुष्ट पर शान बेनियाजी से बैठे अपने आका को लेकर तूफान की ही तरह उड़ गया। चंद सेकेंड में वो कच्ची सराय चौक पर पहुंचकर भीड़ में गुम हो गया तो हैरत से मुस्कुराता हुआ रशीद बड़बड़ाया, बाप रे, बाबू तो बिल्कुल माहिर शाह सवार हैं। और समीदुलनिसा बोली, जी भर के देख भी नहीं पाई और घोड़ा बाबू को लेकर पलक झपकते गायब हो गया। रशीद धीरे से हंसा। काका, बाबू कब से घोड़े की सवारी कर रहे हैं? दिलशाद बानो फ़ौरन बोली, अपनी 10 साल उम्र से ही। जंगलों और पहाड़ों की आबादी से लौटते ही उन्होंने बताया था कि उन्हें वहाँ के सरदार ने सबसे पहले घोड़ा, बंदूक और मोटर चलाने की ही ट्रेनिंग दिलवाई थी ताकि ये मुस्तकबिल के मजबूत व हौसलामंद लुटेरा बन सकें। लेकिन उनकी सोच के बरक्स बाबू ने सरदार समेत कुछ लुटेरों को शैतान से इंसान बना दिया और जो लोग शैतानी कारकर्दगी से तौबा करने पर आमादा नहीं हुए उन्हें आनाकानी करने के सबब मौत के घाट उतार दिया। रशीद बोला, आह, फिर तो न जाने कितने लोग उनके जुल्म व सितम से बच गए मामी जी। वाह, बहुत कमाल कर दिखाया बाबू ने। अल्लाह इन्हें नज़र बद से बचाए। दोनों ख़वातीन के दिल से आवाज़ बुलंद हुई, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब्दुल रशीद ड्राइवर अपनी नई मोटरसाइकिल के साथ पार्वती भवन पहुंचा तो लक्ष्मी और निर्मला देवी अंदरूनी शहर में एक साथ बैठी मिली। दोनों ही के चेहरे पर न तो ज़रा भी रौनक थी और न इत्मीनान बख्श हालात की कोई रमक। दोनों ने चौंक कर रशीद की जानिब देखा और लक्ष्मी ने कहा, आइए रशीद भैया बैठिए, कैसे हैं? रशीद ने तजब्जुब आमेज़ लहजे में कहा, मैं ठीक हूँ बीवी जी। सूरज बाबू ऑफिस गए क्या? लक्ष्मी बोली, ऑफिस कहाँ जाते हैं, नहाने खाने सोने जागने का ठिकाना ही कहाँ है। बिल्कुल खामोश और बेसुध हैं। सुबह 1 घंटा के लिए कार से निकले और पता नहीं कहाँ से पीकर हिलते डुलते आए और साथ में शराब से भरी 2 बड़ी बड़ी बोतलें भी साथ लाए हैं। नाश्ते के लिए पूछा तो बोले, करके आया हूँ, और अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके पड़े हैं। सूरज बाबू अब पहले वाले हरगिज़ नहीं हैं रशीद भैया। लक्ष्मी की आवाज़ रुध गई। लिहाजा रशीद फ़ौरन कुर्सी से उठा और उसके पास जाकर आवाज़ दी, सूरज बाबू दरवाज़ा खोलिए, मैं रशीद हूँ। कोई 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। सामने सूरज खड़ा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने कहा, आइए रशीद भैया, कैसे हैं, बैठिए। रशीद सोफा पर बैठ गया और सूरज अपने फ़र्श पर तकिया के सहारे नीम दराज हो गया। उसी आसना निर्मला आकर बोली, सूरज बाबू चाय बनाऊं? हाँ, वो चौंका। हाँ, चाय बनाकर रशीद भैया को पिलाइए ना, मुझे बिल्कुल ही ख्वाहिश नहीं है। उसी आसना लक्ष्मी भी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई चौखट पर आकर खड़ी हो गई और बोली, न चाय की ख्वाहिश है और न खाने की। फिर घर में खाना बनेगा ही क्यों रशीद भैया? अगर इनकी परेशानियाँ दाना पानी छोड़ देने से ख़त्म हो सकती है तो हम लोग भी क्यों ना भूखे ही रहें। रशीद ने देखा सूरज थोड़ा और भी दराज हो गया। ऐसे में रशीद ने कहा, सूरज बाबू शराब न तो किसी मसले का हल है और न किसी दुख और परेशानी से निजात का जरिया, और आप कोई नादान बच्चे भी नहीं हैं कि आपको समझाने की ज़रूरत है। बिलाशुबा आपको अपनी गलती का एहसास है, लेकिन उसकी तलाफ़ी का तरीका ये हरगिज़ नहीं है। मैं कल रात भी आपसे कहा था और अभी भी कहूँगा कि अपने हालात से पहले समझौता करें, जो खुद आपको ही करना है। सूरज उसकी जानिब देखे बगैर ही बोला, भूख होगी तभी तो कोई भी आदमी कुछ खाएगा ना रशीद भैया। ये लोग बेवजह परेशान हो रही है। नहीं सूरज बाबू, वजह तो है। अरे जो गुज़र गया उसे भूलने की कोशिश ज़रूरी है। सूरज ने हथेली पर अपनी पेशानी टिकाकर बोला, कुछ बातें ऐसी होती हैं रशीद भैया, जिसे जितना ज़्यादा भूलने की कोशिश करें वो उतना ही ज़्यादा याद आएगी। उसने सर उठाते हुए मज़ीद कहा, आप अभी घर पर रहेंगे ना? दरअसल उसने गुफ्तगू का रुख ही बदल दिया। रशीद ने कहा, घर बैठने से हम जैसे गरीबों का काम कैसे चलेगा सूरज बाबू? गुज़र बसर के लिए रोज़ी रोज़गार नहायत ज़रूरी है। लिहाजा अब चांद बाबू की मेहरबानियों ने मेरे वालदैन
और बीवी बच्चों की ज़िंदगियां मुझ पर आसान कर दी हैं। सूरज ने एक बारगी चौंक कर रशीद की जानिब देखा तो उसने मज़ीद कहा, ये समझ लीजिए कि मैं अभी उनकी ड्यूटी में हूँ। बाबू ने मुझे अपने यहाँ मुलाजमत दे दी है, बम्बई से 1000 दर्जे बेहतर, जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 9000 रुपये माहाना तनख्वाह और खाना पीना। लक्ष्मी के होठों पर फ़ख्र आमेज़ मुस्कुराहट आ गई। निर्मला भी हैरत से मुस्कुरा रही थी। रशीद ने आगे कहा, दरअसल बाबू के मेडिकल स्टोर से मुल्हिक दुकान खाली हो गई थी, जिसे भी बाबू ने ले लिया है और उसी में वो जनरल स्टोर कायम करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने इस माह की पेशगी तनख्वाह देकर ताकीद की कि मोटरसाइकिल ख़रीद लूँ ताकि रोज़ाना अपने घर आमदोरफ्त कर सकूँ। बहरहाल गाड़ी लेकर सीधा आपको देखने चला आया हूँ। चांद बाबू ने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा? उसके इस सवाल को सुनकर लक्ष्मी निर्मला से निगाहें मिलाते हुए अपनी अंगुलियों से अपने होठों को छुपाकर हौले से मुस्कुरा पड़ी। तो उधर रशीद ने जवाबन कहा, बाबू ने आपका कोई जिक्र ही नहीं किया सूरज बाबू। कल रात जब मैं आपकी हवेली से निकला तो सीधा उनसे ही मिलने चला गया था। 13 साल कबल जब वो अगवा किए गए थे, उसके बाद कल रात पहली बार देखा है। उन्हें देखकर तबीयत खुश हो गई। वैसे आप लोगों के दरमियान जो कुछ हुआ, ये बातें मुझे बहादुर भाई ने बताई, क्योंकि मैं भी तो कभी आपके घर ख़ानदान का खैर खा रुकन रहा हूँ सूरज बाबू। यकायक लक्ष्मी और निर्मला बड़बड़ाई। बेशक रशीद भैया। बहरहाल रशीद मजीद बोला, मैंने महसूस किया है सूरज बाबू कि बहादुर भाई खुद भी उस वाक़या के सबब काफ़ी गमज़दा और शर्मिंदा है। सूरज अपना सर झुकाए हुए बोला, अब आप ऐसी जगह आ चुके हैं रशीद भैया जहां आप तमाम तर समस्याओं से मुक्त रहेंगे, क्योंकि चांद एक गरीब परवर इंसान है। वैसे इधर भी आते जाते रहेंगे। उसके अंदाज़े बयान से रशीद को बिन मांगे वहां से जाने की इजाज़त मिल जाने का एहसास हुआ। लिहाजा उसने फ़ौरन कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बाबू से रिश्ता मनक़ता कर लिया है? जवाबन उसने अपने सर के बालों को मुट्ठियों में भेंचते हुए कहा, ये मुझे नहीं मालूम रशीद भैया। उसकी आंखें सुर्खी माइल हो चुकी थीं और वो फर्श से उतरकर अलमारी की जानिब बढ़ते हुए बोला, सच तो ये है कि मैं उस इंसान के काबिल हूँ ही नहीं रशीद भैया। सुख शांति के वातावरण में दौलत की ढेर पर रहकर भी मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन सका, लेकिन एक वो जो नरभक्षियों के झुंड और जलते सुलगते पर्वतों की भट्ठी में झुलसते हुए भी निखर कर हीरा बन गया। ऐसे में हमारी समानता तो नामुमकिन ही है ना रशीद भैया। सूरज का रुख मुखालिफ सिम था और रशीद, निर्मला व लक्ष्मी की निगाहें उसके पिछले हिस्से पर मरकूज थीं। उसी लम्हा सूरज अपनी दोनों हथेलियों से अपनी आंखें पोंछते हुए पीछे देखे बगैर ही बोला, निर्मला भाभी एक गिलास दीजिएगा। निर्मला तेज़ी से बाहर निकली और सूरज ने अलमारी खोला। वहाँ पहले से शराब की 2 बोतलें, पानी से भरा मग और एक गिलास मौजूद था। निर्मला करीब आकर गिलास उसकी जानिब बढ़ाया तो वो दोनों गिलास में शराब उंडेला, अपनी शर्ट के आस्तीनों से चेहरा पोंछा और दोनों हाथों में शराब से भरे गिलास के साथ पलटकर बोला, रशीद भैया। लेकिन अल्फाज उसकी हलक में ही फंस कर रह गए और रशीद ने जल्दी से कहा, सूरज बाबू, मैं इस वक्त अपने साहब की ड्यूटी पर हूँ। मुझे उनके साथ उनके ही दस्तरखान पर बैठकर अभी दोपहर का खाना भी खाना है। फिर ऐसी हालत में शराब पीकर उनके करीब जाना क्या गुस्ताखी नहीं है? सूरज ने शराब का लंबा घूंट लेकर कहा, ज़्यादा थोड़े ही पिएंगे रशीद भैया। वैसे भी पीकर जाते वक्त निर्मला भाभी से धनिया के चंद दाने मांगकर चबाते हुए चले जाएंगे ना, आपके साहब को ज़रा भी पता नहीं चलेगा। उसकी बातें सुनकर लक्ष्मी ने तुनक्कर कहा, हाँ क्यों नहीं, पी लीजिए रशीद भैया, और जाते वक्त धनिया, लहसुन, जीरा, मंगरैला चबाते हुए मेरे भैया के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे। लक्ष्मी की बातें सुनकर रशीद और सेहन में खड़ा बहादुर बेआवाज़ हंसी हंसने लगा और निर्मला अपने मुंह पर आंचल रखकर हंसती हुई तेज़ी से बाहर चली गई। चुनांचे दूसरे ही लम्हे जब वापस आई, प्लेट में चपाती और मछली दोनों के दरमियान टेबल पर रख दिया। एक गिलास पीकर रशीद ने बोझल आवाज़ में कहा,
दरअसल बाबू ने कहा था कि मोटरसाइकिल लेने के बाद ज़रा उधर से ही मेरी बहन को देखते आइएगा रशीद भैया, पता नहीं किस हाल में है वो। सूरज अपने होठों से गिलास लगाते लगाते रुककर रशीद को देखने लगा। दूसरी जानिब लक्ष्मी की आंखें गीली हो गईं और अलग अलग निर्मला वो बाहर सहन में खड़े बहादुर के चेहरे गमगीन हो उठे। लक्ष्मी अपनी आंखें पोंछती हुई बोली, रशीद भैया, मैं तो ये सोच सोच कर मरी जा रही थी कि भैया पर इनके हाथ उठाने की बात अगर मामी जी और उनके मासूम बेटों को मालूम हो गई होगी तो पता नहीं उन लोगों पर क्या गुजरी होगी, और उन लोगों की निगाहों में अब इनकी कोई अहमियत और मोहब्बत बाकी होगी भी या नहीं। लेकिन अब गुमान होता है कि जो कुछ भी यहाँ हुआ उसे संभवतः भैया ने हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लिया। वाह रे मेरा भाई, रशीद ने कहा। बीबी जी, चूँकि वो एक ऐसे ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं जिनका उस इलाके में कोई शानी नहीं है। अपने अजीम वालदैन और पारसा दादा जान की अज़मतें कूट कूट कर भरी हैं उनमें, लिहाजा मैं नहीं समझता कि उनके दिल में किसी शिकवे गिले की कोई गुंजाइश होगी। सूरज ने हाथ में लिया हुआ गिलास एक पल में खाली कर दिया और उठते हुए बोला, रशीद भैया, अब आप पीजिए, अब मेरा हो गया। और अपने अल्फाज के साथ ही वो दीवार पर आवेज़ा अपनी और महताब खान की तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया था। बहरहाल यहाँ पर 27वीं किस्त पूरी हुई। बाकी आइंदा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।